9 अक्टूबर 2023 से यूपीपीएससी आरओ का कंप्लीट पेड ग्रुप हमारा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का शुरू हो रहा है। इसमें वन स्टॉप डेस्टिनेशन के फॉर्म में पूरी तैयारी कराएगी। जो भी सिलेबस है प्रीलिम्स का आप पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। 140 मार्क्स का जीएस का, 60 मार्क्स का हिंदी का, एक ही जगह पर सब कुछ आपको मिल जाएगा। इन गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यूट्यूब में कॉपीराइट का इशू नहीं होता ना, तो बस वही गाना यहाँ पे शूट कर रहा है जिसका मुझे था इंतजार। वो घड़ी फाइनली आ चुकी है। बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे, काफ़ी महीनों से जो है इंतजार किया जा रहा था। 1 जनवरी 2023 को जब कैलेंडर आया था, काफ़ी निराशाजनक यहाँ पे अनुभव रहा था। इसका नोटिफिकेशन में कोई जिक्र नहीं किया गया था। फाइनली उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से 9 अक्टूबर 2023 को ऑफिशियल नोटिफिकेशन, रियल नोटिफिकेशन जो कि वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के पदों का आ चुका है। 411 वैकेंसीज हाल फिलहाल अनाउंस की गई हैं, जिसके बढ़ने की संभावना रहेगी प्रीलिम्स एग्जाम होने तक। बड़े चेंजेस की बात करें तो यहाँ पर ओटीआर से होना है। सबसे पहली चीज़ तो ये है, यहाँ पे इसमें जो देख लीजिए पहले, ये इस बार प्रक्रिया थोड़ी अलग होगी। ओटीआर से यहाँ पे एप्लीकेशन भरा जाएगा। पहले हम बात कर लेते हैं बेसिक चीज़ों की, एलिजिबिलिटी वगैरह की, सिलेबस वगैरह की, फिर यहाँ पर आपको बता देते हैं कैसे आप आवेदन करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ ये परिशिष्ट 4 देखिए, जो कि सर्वाधिक आवश्यक है, जिस पर एग्जाम होगा। परिशिष्ट 4 में परीक्षा योजना पाठ्यक्रम यहाँ पे दिया हुआ है। मेन इसका प्रीलिम्स का देख लेते हैं। प्रीलिम्स का परिशिष्ट 3 में दिया हुआ है। परिशिष्ट 3 में प्रारंभिक परीक्षा का योजना पाठ्यक्रम दिया हुआ है, कोई बदलाव नहीं किया गया है। 140 अंकों का पूर्णांक का 140 प्रश्नों वाला पेपर होगा। सिलेबस वही है जो हमेशा फॉलो हो रहा है। सामान्य हिंदी प्रारंभिक परीक्षा में 60 पूर्णांक का 60 प्रश्नों वाला पेपर होगा एक, और कुल मिलाकर 200 अंकों पर आपका जो है डिसाइड होगा कि आप मेंस देंगे कि नहीं देंगे। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों ही में जो वस्तुनिष्ठ पेपर्स होंगे, इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है कि निगेटिव मार्किंग है। गलत उत्तरों पर दंडात्मक मूल्यांकन किया जाएगा, यानी कि ऋणात्मक मूल्यांकन कहीं कहीं लिखते हैं। निगेटिव मार्किंग है इसमें। निगेटिव मार्किंग कितनी है? निगेटिव मार्किंग है 1/3 की। यहाँ पर ध्यान रखना है, 1/3 की निगेटिव मार्किंग है। प्रारंभिक परीक्षा में सफल घोषित होने वाले अभ्यर्थियों में से वैकेंसी के 15 गुना यहाँ पे लिए जाएंगे। जैसे 411 जो इस समय बताया जा रहा है, उसमें से 15 गुना करके मेंस लिखेंगे लोग। लेकिन वैकेंसी बढ़ती है तो उसी हिसाब से जो भी वैकेंसीज जो है रहेंगी आयोग के हिसाब से, उसके 15 गुना अभ्यर्थी ही मेंस के लिए आहर यानी कि एलिजिबल घोषित किए जाएंगे। ठीक है, ये सब चीज़ें तो वैसी ही रहें जैसे पहले रहती थी। मुख्य परीक्षा के भी सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पूर्णांक यहाँ पर समान अध्ययन में प्रारंभिक परीक्षा जैसा सिलेबस रहेगा। 120 अंकों का 120 प्रश्नों का ये प्रश्न पत्र रहेगा आपका। समान अध्ययन का, समान हिंदी की बात कर लें, आलेखन की, तो पूर्णांक यहाँ पर 100 रहेंगे। परंपरागत के जैसे हमेशा रहते थे। ऐसे का पेपर जो होगा 120 पूर्णांक का होगा, और बचा आपका ऑब्जेक्टिव हिंदी का, वो 60 पूर्णांक का होगा। 60 पूर्णांक का होगा, लेकिन प्रश्न यहाँ पर कितने रह जाएंगे? प्रश्न यहाँ पर रह जाएंगे 30। तो वही है, सिलेबस में कोई बदलाव कुल मिलाकर नहीं किया गया सिंपल लाइन में अगर हम बात करें तो। महत्वपूर्ण बात यहाँ पे लिखी हुई है कि ओटीआर के बिना आवेदन नहीं हो सकेगा। ओटीआर करना अनिवार्य है, और ओटीआर के बिना आप आरओ का आवेदन नहीं कर सकेंगे। ओटीआर नंबर के अभाव में ऑनलाइन आवेदन सबमिट नहीं होगा। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने अभी भी ओटीआर नहीं लिया है, वे ऑनलाइन आवेदन करने से 72 घंटे पूर्व ओटीआर प्राप्त करें वेबसाइट से। ठीक है, लेकिन आयोग ने पहले स्पष्ट किया था, थोड़ा सा अब दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि लोग फॉर्म भी भरेंगे, ओटीआर भी भरेंगे, तब यहाँ पे समस्या होगी। ओटीआर जिन लोगों ने ले लिया है उनके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा ये। आवेदन शुल्क वही रखा गया है जैसे हमेशा रहता है। 125 रुपये करीब ये होता है। और फिर अनुसूचित जाति जनजाति के लिए ये रहता है। ये सब शुल्क वगैरह आप जानते हैं। इस बार एप्लीकेशन कैसे दिया जाएगा? अप्लाई पर क्लिक करना है आपको। ओटीआर पहले से होना चाहिए इसमें। ये 4 चरण में है। पहले चरण में ओटीआर है आपका, तो यस पर क्लिक करने के बाद गो बटन पर क्लिक करते हैं तो इंटर योर ओटीआर नंबर प्रदर्शित होगा। ओटीआर नंबर उसमें डालना है। देन उसमें प्रोसीड पर क्लिक करना है। क्लिक हेयर टू ऑथेंटिकेट पर करना है। एक ओटीपी से आपको ऑथेंटिकेट कराएगा आयोग। ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया के बाद समस्त सूचनाएं जैसा कि ओटीआर में भरी हुई है स्वतः प्रदर्शित हो जाएंगी। अभ्यर्थी को केवल संबंधित पद के लिए अपेक्षित अनिवार्य अर्हता ही भरनी पड़ेगी। नो पर टिक करने के पश्चात आपको ओटीआर बनाना पड़ेगा पहले। ये है, तो मतलब थोड़ा सा ओटीआर जिनका हो गया ये सरल कर दिया है। वही कहा गया था कि ओटीआर आप ही की भलाई के लिए आ रहा है। ओटीआर भरने में लोगों को बहुत समस्या हुई थी, लेकिन अब आगे जो फॉर्म आएंगे उसमें आसानी हो जाएगी, क्योंकि ओटीआर से ही आपकी सारी चीज़ें प्रदर्शित हो जाएंगी। बस उसको आपको ऑथेंटिकेट करना है कि हाँ ओटीआर में जो भरा है वो सही है। और अगर आप उसमें बदलाव करना चाहते हैं तो वह भी कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई डिग्री है, ओटीआर भरते समय नहीं थी लेकिन अब आ गई, तो उसमें आप फिल कर सकते हैं। अच्छा, ओटीआर की सब चीज़ें डिस्प्ले हो जाएंगी। आप ओटीआर में जैसे ही मतलब करेंगे तो फिर आपको यही भरना पड़ेगा कि आरओ के लिए आप एलिजिबल हैं कि नहीं। यस पे क्लिक करके उसमें अपनी अर्हता भरना है बस। तृतीय चरण में क्या करना है? पेमेंट करना है, जैसे हमेशा करते हैं हम लोग। ये विभिन्न माध्यम है, नेट बैंकिंग अवेलेबल है, कार्ड पेमेंट, अदर पेमेंट मोड सब अवेलेबल है इसमें। चतुर्थ चरण में बस वही है कि आप अपना भर करके प्रिंट निकालेंगे उसका।
आवेदनोपरांत अनिवार्य व अधिमानी अर्हता में कोई त्रुटि प्राप्त होने की स्थिति में आप होम पेज पर जाकर के OTR बेस्ड को मॉडिफाई एप्लीकेशन पर क्लिक करके मॉडिफाई कर सकते हैं। अनिवार्य और अधिमानी अर्हता में एक बार संशोधन कर सकते हैं, मतलब अगर कुछ गलत हो जाता है तो एक मौका यहाँ पर मिलेगा आपको। रिक्तियों की संख्या मैंने बताया 411 है। सर्वाधिक पद उत्तर प्रदेश सचिवालय में है समीक्षा अधिकारी के। समीक्षा अधिकारी के ज़्यादा पद हैं, 322 हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में समीक्षा अधिकारी के 9 हैं। फिर राजस्व परिषद में 3 हैं। उत्तर प्रदेश सचिवालय में सहायक समीक्षा अधिकारी के 40 पद खाली हैं। राजस्व परिषद में 23 हैं खाली, और लोक सेवा आयोग में सहायक समीक्षा अधिकारी के 13 पद खाली हैं। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में सहायक समीक्षा अधिकारी अकाउंट्स के एक ही पद यहाँ पे खाली है, लेकिन वो बढ़ सकता है। ठीक है, तो अभी के लिए एक ही है। और इसमें अर्हता आप समझ लीजिए, अर्हता क्या है, सामान्य रूप से आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, और ग्रेजुएशन के समकक्ष क्या माना जाएगा, बाकायदा उसकी भी सूची यहाँ पे दी हुई है। तो इस बार आयोग ने जिस वजह से हर बार विवाद होता था उस विवाद को हल कर लिया पूरी तरीके। तो ये ग्रेजुएशन के समकक्ष क्या मानेंगे, उसमें इन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि अगर आपका ग्रेजुएशन है या फिर इन बिंदुओं पर में से कोई एक है आपके पास, तो आप ग्रेजुएट माने जाएंगे। और अर्हता अलग अलग पदों की जैसे सहायक समीक्षा अधिकारी की लिखी हुई है। आप सोचेंगे कि देखिए पद नाम में सहायक समीक्षा अधिकारी के बारे में अर्हता लिखी है, सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा के बारे में और अन्य अधिमानी अर्हता लिखी है, समीक्षा अधिकारी की अर्हता क्यों नहीं लिखी है? क्योंकि समीक्षा अधिकारी की अर्हता सिर्फ इतनी है कि आपको सामान्य रूप से स्नातक होना चाहिए, और सहायक समीक्षा अधिकारी पद के लिए कुछ भी और अर्हता नहीं है। जो भी अन्य अर्हताएं हैं वो सहायक समीक्षा अधिकारी यानी कि ARO पोस्ट के लिए है। ARO पोस्ट के लिए ग्रेजुएशन के अलावा और क्या क्या चाहिए वो यहाँ पे मेंशन किया है आयोग ने। आयोग हमेशा ही ऐसा करता है कि जिस पद के लिए समान रूप से ग्रेजुएशन चाहिए होता है उसको अलग से मेंशन नहीं किया जाता है। तो भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होना चाहिए ARO के लिए, और डोएक सोसाइटी जो नीलिट सोसाइटी इस समय कही जाती है उससे O लेवल डिप्लोमा या उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए। आज ये दो शब्द है ना, समकक्ष अर्हता, पूरा विवाद इसी को लेकर था कि नोटिफिकेशन 2 साल लेट हुआ आपका। ठीक है, तो समकक्ष अर्हता के संबंध में आयोग ने एक स्पष्ट रूप से दिया है कि डोएक सोसाइटी द्वारा प्रदत्त O लेवल प्रमाण पत्र की समकक्षता के संबंध में जो शासनादेश है उत्तर प्रदेश सरकार का, शासनादेश संख्या -- 5 मई 2022 को जो छपा था उसके संबंध में कार्रवाई की जाएगी। तो शासनादेश है क्या, ये हमने पहले ही शेयर किया था 5 मई को। आप हमारे टेलीग्राम में पोस्ट देख सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विस हमेशा ऑथेंटिक जानकारी आपको देता है। 5 मई का शासनादेश ये है, आप देख सकते हैं, ये 5 मई 2022 को छपा था। जब छपा था तब हमने शेयर किया था। इसमें वही है कि O लेवल के समकक्ष क्या माना जाएगा। O लेवल के समकक्ष ये सारी डिग्रीज मानी जाएगी, 1 से लेकर 2 से लेकर 3, 4, और कुल मिलाकर ये लिस्ट जो है 28 डिग्री की दी हुई है। इन 28 में से अगर आप आते हैं तो आप O लेवल के लिए एलिजिबल हैं। इन 28 में से कोई डिग्री आपके पास नहीं तो आप O लेवल के लिए या फिर सहायक समीक्षा अधिकारी पद के लिए एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा भी और इन्होंने दिया है, इस 28 के अलावा और भी यहाँ पे दिया है। ठीक है, 10 और दिए हैं। तो कुल मिलाकर 38 ऐसे डिग्रीज हैं जिनको इन्होंने माना है। ठीक है, तो इसमें आप देख लीजिएगा, इसमें अगर आपका कोई डिप्लोमा आता है तो इसका मतलब आप एलिजिबल हैं ARO पोस्ट के लिए, अदरवाइज सामान्य रूप से ग्रेजुएट हैं तो ARO पोस्ट के लिए निश्चित तौर पर एलिजिबल हैं। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, कई लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। ARO पोस्ट के लिए जो 322 ARO की पोस्ट आई है समीक्षा अधिकारी की, उसके लिए सभी लोग एलिजिबल हैं। सामान्य रूप से आप ग्रेजुएट हैं, किसी भी स्ट्रीम से हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। और O लेवल यानी कि ARO पोस्ट के लिए तभी एलिजिबल हैं अगर आपके पास नीलिट का O लेवल डिप्लोमा है या फिर इन 38 में से कोई डिप्लोमा अगर आपके पास है। ये PDF हमारे टेलीग्राम में पड़ा हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिए। अगर आप इनमें से कोई कोर्स किए हुए इन 38 में से, तो इसका मतलब आप ARO के लिए भी एलिजिबल हैं, अदरवाइज ARO के लिए तो एलिजिबल हैं ही। ठीक है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो समीक्षा अधिकारी लेखा यानी अकाउंट का पद आया है, उसमें आपको जो है लेखाकर्म यानी अकाउंटिंग और कॉमर्स से ग्रेजुएट होना चाहिए। जो एक पद आया उसके लिए विशिष्ट अर्हता है, ध्यान रखना है। अन्य बातों पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थियों को अधिमान्य दिया जाएगा जो प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम सेवा की हो या NCC में B लेवल का प्रमाण पत्र हो, तो उनको अधिमान्य अर्हता दी जाएगी। एक बात और लिखी है कि अंग्रेजी टंकण का ज्ञान रखने वाले अभ्यर्थियों को भी अधिमान्य यहाँ पे दिया जाएगा। लेकिन वही बात है कि टंकण वगैरह ये समीक्षा अधिकारी के लिए लागू नहीं है। टंकण परीक्षा समीक्षा अधिकारी पद के लिए नहीं होती है, सिर्फ ARO पोस्ट के लिए होती है। इसमें सेंटर्स के बारे में दिया है, 40 सेंटर करीब बनाए जाएंगे। ये अच्छी बात है, सेंटर्स के नंबर को एक्सपेंड किया गया है तो इधर उधर अभ्यर्थियों को अब भटकना नहीं पड़ेगा। मोस्ट प्रोबेबली जो अभ्यर्थी जिस जिले के हैं उनको वहीं पर सेंटर मिल जाएगा। कंप्लीट तैयारी आप कर सकते हैं ARO पोस्ट के लिए। और जो है कई लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि क्या अलग अलग फॉर्म भरने पड़ेंगे ARO के लिए। नहीं, तो फॉर्म एक ही भरा जाएगा इसमें, और आप उसमें जब अपनी अर्हता भरेंगे तो उसी हिसाब से आप दोनों पदों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, मतलब O लेवल भी है, ग्रेजुएशन भी है, तो आप ARO और ARO दोनों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आयु सीमा के बारे में जान लीजिए। 1 जुलाई 2023 को 21 वर्ष की आयु आपको पूरी कर लेनी है। 1 जुलाई 2023 को अगर आप 21 वर्ष के पूरे नहीं होते तो फॉर्म नहीं भर सकते हैं, और 2 जुलाई
2 जुलाई 1983 से पूर्व आपका जन्म हुआ तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। ये मेन बातें आप ध्यान रखिए। अधिकतम आयु सीमा में छूट किसे किसे मिलेगी उसका पूरा यहाँ पे ब्यौरा दिया हुआ है, आप इसमें पढ़ सकते हैं।